हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। नंबर 1, बचपन में कभी नहीं किया हुआ है, सीए फाउंडेशन में पहली बार इस चैप्टर का आपके सामने आमना सामना हुआ। नंबर 2, एग्जाम के लिए ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट हर टर्म में ऑलमोस्ट इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन देता है। 2-3 टर्म पहले जब सिलेबस में थोड़े से चैप्टर्स और थे, एक चैप्टर इसका भाई हुआ करता था जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के हट जाने से इस चैप्टर का इज्जत और बढ़ गया है। मतलब अब जो चांसेस है इस चैप्टर का आने का वो बहुत ज्यादा है, और आप समझ लो 100% टाइम्स आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा। सर कितने मार्क तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है? देखो, अगर मैं प्रूडेंट एस्टिमेट दूं 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। हाउएवर अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क के लिए भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। बट एक प्रूडेंट एस्टिमेट इस चैप्टर के ज्ञान जितना इस चैप्टर में, उसके हिसाब से 10 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना चाहिए। डिस्कस करना शुरू करते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं अच्छे से, और लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन टेकअप करेंगे आपके साथ। चलिए एक एक करके। सबसे पहले कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है? कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है? जब कोई बिजनेस एंटिटी अपने लोकल लिमिट से बाहर एक्सपैंड करना चाहता है, नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, उसके पास अपने गुड्स बेचने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस में बिजनेस एंटिटी क्या करती है? अपने गुड्स को सेल करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करती है। बिजनेस एंटिटी अपने गुड्स को उस नई जगह पर सेल करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट करती है। एजेंट को बोलती है, हम तुम्हें टाइम टू टाइम गुड्स सेंड करेंगे, तुम ये गुड्स हमारे बिहाफ में उस जगह पर सेल करो, तुम्हारी लोकल लिमिट्स में सेल करो। तुम जितना गुड सेल करोगे हम तुमको उसके हिसाब से कमीशन पेमेंट करेंगे। तुम्हारे लिए तुम गुड्स को सेल करोगे तो तुमको कमीशन मिलेगा। ऐसा टाइप का जब अरेंजमेंट होता है जहां पर बिजनेस एंटिटी अपने गुड्स एक एजेंट के थ्रू सेल करवाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। यहां पे जो बिजनेस एंटिटी गुड्स दे रही है सेल के लिए, जो गुड्स दे रही है, उसको आप कंसाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइनर। इसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। आपने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना होगा, 2 पार्टी होता है, प्रिंसिपल और एजेंट। जो बिजनेस एंटिटी गुड्स सेंड कर रहा है फॉर सेल, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो आदमी ये गुड्स सेल करेगा हमारे बिहाफ पे, उसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनी या हमारा एजेंट। तो 2 वर्ड्स आप ध्यान में रख सकते हो। द बिजनेस एंटिटी हुज गुड्स आर टू बी सोल्ड is known as the consigner, and the agent who will be selling the goods is known as the कंसाइनी। तो ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। यहां कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, और उस अग्रीमेंट के तहत दोनों अग्री करते हैं कि कंसाइनी कंसाइनर का माल बेचेगा, और उस माल बेचने के ऊपर कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, जैसा हमने अग्रीमेंट में अग्री किया है उसके हिसाब से। बात एक बार रीड करते हैं। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। इन अकाउंटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट डीलिंग विद अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ एंड रिस्क ऑफ द फॉर्मर मतलब पहले वाले की। द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स, जो गुड्स भेज रहा है, is known as consignor or principal. The party to whom goods are sent is called agent. और ये जो गुड्स सेल करेगा उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ध्यान से मेरा बात सुनना। जब कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा कंसाइनी को, कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा, देयर विल बी ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, ओनरशिप स्टिल लाइज विद द प्रिंसिपल, क्योंकि अभी तक एजेंट ने गुड्स सेल नहीं किया है। एजेंट विल नेवर टेक द रिस्क ऑफ गुड्स अनलेस उसने मिस्टेक किया है कुछ गुड्स से रिलेटेड, अदरवाइज सारा रिस्क रिलेटेड टू गुड्स विल रेस्ट विद द कंसाइनर। प्रिंसिपल के ऊपर वो गुड्स का रिस्क रहेगा।
जब कंसाइनी ये माल बेच देगा कस्टमर को, उस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा कंसाइनर से सीधा बायर पे। तो जब हम लोग गुड्स सेंड करेंगे, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देयर विल बी ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। एंड व्हेन द कंसाइनी सेंड्स गुड्स टू दी या सेल्स गुड्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर, तब जाके ओनरशिप विल ट्रांसफर फ्रॉम कंसाइनर टू दी बायर, कंसाइनर टू दी बायर। अब क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ कंसाइनर कंसाइनी के बीच, अगर गुड्स में कोई भी नुकसान हो जाता है फॉर विच कंसाइनी इज नॉट डायरेक्टली लायबल, जहां पे हमने लिखा नहीं है एग्रीमेंट में कि ये कारण से कंसाइनी लायबल होगा, नॉर्मली अगर गुड्स का कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो गुड्स का नुकसान सारा का सारा कंसाइनर बियर करेगा। सारा का सारा कौन बियर करेगा? कंसाइनर, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास। तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू द गुड्स विल लाई ऑन द कंसाइनर एंड नॉट ऑन द कंसाइनी। सर कंसाइनर ये काम क्यों कर रहा है? कंसाइनर ये काम कर रहा है, मार्केट एक्सपेंड करेगा, सेल्स बढ़ाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कंसाइनर को इस अरेंजमेंट से प्रॉफिट की आस है, प्रॉफिट, उसको कमाई चाहिए। सर कंसाइनी ये काम क्यों कर रहा है? उसका काम है ये, वो कमीशन कमाएगा, कमीशन कमा के उसका घर चलेगा। तो कंसाइनी का मोटिव है कमीशन कमाना, कंसाइनर का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, जिसका अकाउंटिंग हम लोग को इस चैप्टर में सीखने का है। तो देख क्या लिखा हुआ है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल, रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल ऑन सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ओनर। जब सेल हो जाएगा तब बायर ओनर बन जाएगा। और यहां पर किसको क्या चाहिए? कंसाइनर को प्रॉफिट चाहिए, कंसाइनी को कमीशन चाहिए। अब जब भी ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, कंसाइनर गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, गुड्स के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसका नाम है प्रोफोर्मा इनवॉइस। क्या नाम है? प्रोफोर्मा इनवॉइस। ये प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? यहां पर कंसाइनर अपने गुड्स की डिटेल, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी कितनी है, अगर कोई मिनिमम सेलिंग प्राइस वगैरह स्टिपुलेट करना है, ये सारी चीजें कंसाइनी को बताता है कि तुमको ये गुड्स भेज रहा हूं, इतनी क्वांटिटी है, तुमको इतने दाम में बेचना है, ये स्पेसिफिकेशन है वगैरह वगैरह, सारी कंसाइनी को बताता है। कंसाइनी गुड्स रिसीव करता है, कस्टमर को सेल करना शुरू करता है। अब कस्टमर को सेल करने के बाद उसको पीरियोडिकली हिसाब भेजना है, पीरियोडिकली हिसाब भेजना है कंसाइनर को, और ये हिसाब वो भेजता है इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स। तो इस पूरे बिजनेस में दो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सचेंज होते हुए दिखाई देंगे। कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा प्रोफोर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा अकाउंट सेल्स। ये दो डॉक्यूमेंट यहां पर एक्सचेंज किए जाएंगे। प्रोफोर्मा इनवॉइस में कंसाइनर डिटेल देगा, गुड्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी वगैरह बताएगा। कंसाइनी अकाउंट सेल्स में क्या बताएगा? कितना गुड्स मेरे पास आया था, कितना मैंने बेच दिया, कितना मैंने कस्टमर से रियलाइज किया, मेरे क्या क्या खर्चे लगे हैं, मेरा कमीशन कितना है, मैं आपको कितने रुपए रेमिट करूंगा, मेरे पास कितना गुड्स बचा है। ये सारी बात कंसाइनी अकाउंट सेल्स में बताएगा। किसको? कंसाइनर को। और ये दो डॉक्यूमेंट से हम लोग पूरा अकाउंटिंग को ड्राइव करते हैं इन कंसाइनमेंट बिजनेस। हम लोग ने हमेशा सीखा है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये दो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है इस चैप्टर में, जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। पहले बताइए यहां तक बात डन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता है, बट मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट हम लोग हमेशा याद रखें। नॉर्मली बच्चा थोड़ा सा गलती कर देता है। यहां पर कंसाइनी हमारे बिहाफ में गुड सेल कर रहा है। अगर कंसाइनी इस कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के तहत कुछ खर्चा करता है, जैसे मान लो गुड्स आया रेलवे प्लेटफॉर्म तक, वहां से वो अपनी गोडाउन में ले गया, शॉप में ले गया, उसके बाद गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग करवाना, अनपैक करवाना, कुछ असेंबल वगैरह करवाना है तो वो करवाना, फिर गुड्स को स्टोरेज करने का खर्चा, एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा, ये जो कंसाइनी खर्चा करता है ना, ये कंसाइनी कर अपने पॉकेट से रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग हिसाब करेंगे कंसाइनर से, कंसाइनी ये सारे के सारे पैसे कंसाइनर से वसूल करेगा, अनलेस अदरवाइज रिटन इन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में हमने बोला है वी विल बी गिविंग यू अ हायर कमीशन, खर्चा जो तुम करोगे करो, हम खर्चा बियर नहीं करेंगे, देन इन दैट केस कंसाइनी अपना खर्चा खुद बियर करेगा। अदरवाइज व्हेन नथिंग इज सेड टू यू स्पेसिफिकली, हम लोग हमेशा बोलेंगे कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा फॉर द कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, वो खर्चा वो कंसाइनर से वापस लेगा। इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलेंगे कंसाइनी के हाथ में। कंसाइनी विल टेक दिस कॉस्ट बैक फ्रॉम द कंसाइनर। और हिसाब करते समय हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना। तो अब देख मैंने कितना बात बोला।
सबसे पहले कंसाइनमेंट अरेंजमेंट क्या है? गुड्स को बिकवाने का एक तरीका इन अ न्यू मार्केट, जहां पे हम लोग एक एजेंट अपॉइंट करके उसके थ्रू हमारा गुड्स सेल करवाएंगे। दूसरा, जो बिजनेस एंटिटी गुड सेंड करेगा फॉर सेल, उसको बोलेंगे कंसाइनर। जो सेल करेगा हमारे बिहाफ में एजेंट, उसको बोलेंगे कंसाइनी। कंसाइनर माल बिकेगा, प्रॉफिट कमाएगा, कंसाइनी माल बेच के कमीशन कमाएगा। ठीक है, जब तक गुड्स बिक नहीं जाएगा तब तक गुड्स का जो ओनरशिप है वो कंसाइनर के पास ही रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। हाँ, जब गुड्स बिक जाएगा तो ये ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। बिफोर इट इज ट्रांसफर टू बायर, अगर गुड्स में कोई भी नुकसान वगैरह होता है तो उसका बियर कंसाइनर करेगा, कंसाइनर, क्योंकि ओनरशिप उसी के पास है। कंसाइनी अगर कोई खर्चा करेगा ऑन दी बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी हमेशा वो खर्चा कंसाइनर से लेगा। कंसाइनर बिजनेस स्टार्ट करते समय प्रोफोर्मा इनवॉइस सेंड करेगा, जब जब गुड्स सेंड करेगा प्रोफोर्मा इनवॉइस सेंड करेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी पीरियोडिकली हिसाब भेजेगा इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज अकाउंट सेल्स। मैंने आपको ना ये सारी बातें फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में एकदम लाइन टू लाइन लिखवाई थी। हम लोग एक डायग्राम बना के चल रहे होंगे, जिस डायग्राम के तहत हमने एक एक चीज समझा होगा कि किस तरीके से ये बिजनेस चलता है। पहले मेरे को बताओ, आर यू थ्रू विथ दीज थिंग्स? आर यू थ्रू विद दिस थिंग्स? कोई बच्चे को भी कोई डाउट है क्या इस बात पर कि यहां तक जो पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है? यस और नो लिखेंगे आप चैट बॉक्स में। किसी बच्चे को भी डाउट है यहां तक की बात में? सर एक बात पर डाउट हो सकता है, सर एक बात पर डाउट है। आपने बोला सर अगर हम लोग चाहे तो अग्रीमेंट के थ्रू कंसाइनी का खर्चा उसको बोल सकते हैं वो बियर करे, ऐसा हो सकता है क्या? यस हो सकता है। इफ यू आर पेइंग अ हायर कमीशन देन यू विल ऑब्वियसली वांट कि अब खर्चा भी हम बियर नहीं करेंगे, कमीशन भी हाई दे रहे हैं फिर खर्चा भी बियर करेंगे, तो कंसाइनर के पास बचेगा क्या? तो अगर हमने अरेंजमेंट में हायर कमीशन उसको अलाउ किया है तो खर्चा वो खुद लेगा, अगर अरेंजमेंट में लोअर कमीशन अलाउ किया है तो वो बोलेगा खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। बट आप ये जज नहीं करेंगे विच इज व्हाट इज हायर कमीशन, व्हाट इज लोअर कमीशन। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे बात यही लिखी रहती है कि खर्चा जो है वो सारा कंसाइनर का होगा, चाहे कंसाइनर किया चाहे कंसाइनी किया। सर ऐसा अरेंजमेंट का एग्जाम्पल दो ना जहां पे खर्चा कंसाइनी बियर करता है। मैं अपना ही बात करता हूं, हम लोग जो टीचर्स लोग हैं जो पढ़ाते हैं, हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी पेन ड्राइव वगैरह सेल करते हैं हम, जिसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं D2H, डायरेक्ट टू होम क्लासेस। ये डायरेक्ट टू होम क्लासेस हम लोग अपनी वेबसाइट से सेल करते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट, मेरा नाम ईस्टर्न रीजन में इंडिया में तो अच्छा चलता है, बट मान लो मेरे को एकदम वेस्टर्न रीजन में, नदर्न रीजन में, साउथ रीजन में अपना गुड्स सेल करना है, अपना पेनड्राइव सेल करना है, तो उसके लिए तो मेरे को अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। या तो मैं बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का खर्चा करके चारों ओर इंडिया के चारों कॉर्नर्स में अपनी चीजें फैला दूं, वो मेरे को लगता है अभी इनिशियली मेरे को वायबल नहीं है। तो क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है जो टीचर्स के बिहाफ में उनके पेनड्राइव लेक्चर सेल करती है। ये हमारे कंसाइनी हो गए, हमारे एजेंट हो गए, वो हमारे लिए ऑर्डर लेके आते हैं, हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, हमें उन्हें कमीशन देना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ द फीस। जो टोटल फीस रहता है उसका एक परसेंटेज हम लोग उनको कमीशन देते हैं। अब हमारा ये सब बेचने के लिए वो लोग बहुत सारे एड्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, कॉल सेंटर चलाते हैं, बहुत कुछ वो लोग करते हैं। तो ये जो खर्चा वो लोग करते हैं ना, हम लोग इन खर्चे को बियर नहीं करते, हम उनको इतना कमीशन दे रहे हैं कि उस कमीशन के अंदर वो जो खर्चा करना है वो सारा उसका कवर हो जाता है। दे टेक, मैं एक परसेंटेज बोल रहा हूं, आप लोगों को इधर उधर ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। दे टेक 30% ऑफ द टोटल पेन ड्राइव का जो सेल प्राइस होता है उसका 30% वो हमसे चार्ज करते हैं। दैट इज अ वेरी 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 हाई कमीशन, एंड वो 30% क्योंकि चार्ज करते हैं, अदर खर्चे फिर हम लोग बियर नहीं करते हैं। वो चाहे एडवर्टीजमेंट करे, चाहे स्टोरेज, जो भी वो उसको करना है, नॉर्मली अब तो सब ऑनलाइन है तो मेन उसका खर्चा एडवर्टीजमेंट का है। ये सारा का सारा एडवर्टीजमेंट खर्चा वही बियर करता है, हम लोग पर्सनली कोई खर्चा बियर, तो हमने एग्रीमेंट में लिखवा दिया था 30% देंगे, इसके बाद मुंह मत खोलिएगा, आपको जो करना है कीजिए, आप सेल करवाइए, 30% कमीशन हम देंगे, कोई खर्चा हम बियर करने वाले नहीं है। हाँ, जो बुक्स की कॉस्ट है, पेनड्राइव की कॉस्ट है, जो मेरे को बच्चे को प्रोवाइड करनी है वो मैं देता हूं, अदरवाइज एडवर्टीजमेंट का मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो हो सकता है एग्रीमेंट के थ्रू जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस है हम कंसाइनी पे ही डाल दे, बिकॉज वी आर पेइंग अ हायर कमीशन, वी वोंट गिव दैट एक्सपेंसेस टू द कंसाइनी अगेन, नो पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस टू कंसाइनी। तो ये सारा बात हमने अपनी कॉपी में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ऑफ द चैप्टर में डायग्राम के थ्रू पूरा लिखा था। अब नेक्स्ट बात,
एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का, जो 1B आता है क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड नॉर्मल सेल्स, बेसिक बता रहा हूं, आपको सबको आता है। कंसाइनमेंट में हम गुड्स कंसाइनी के थ्रू सेल करते हैं, एजेंट के थ्रू, वहां प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहता है और फिर कंसाइनी आगे बेचता है। सेल में हमने डायरेक्ट कस्टमर को बेचा, हमारे बीच बायर सेलर का रिलेशन होता है। कंसाइनमेंट में इनिशियली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। सेल में जैसे ही आपने गुड्स बायर को दे दिया, सेल कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कंसाइनी का माल नहीं बिका तो वो रिटर्न कर सकता है, बट बायर रिटर्न नहीं कर सकता ऐसे अनलेस आई अग्री। जब तक मैं अग्री नहीं करूंगा वो मेरे को गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता है। ऐसे ही लेके चले गए, 7 दिन बोला अब इच्छा नहीं कर रहा है, ले लीजिए वापस, वो नहीं होता है सेल के कंडीशन में। बट कंसाइनमेंट में अगर गुड्स नहीं सेल हो रहा है कंसाइनी से, तो कंसाइनी वापस रिटर्न कर देगा कंसाइनर को कि हम बेच नहीं पाएंगे, हमको कमीशन नहीं चाहिए, बट हम गुड्स आपको वापस कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन कंसाइनमेंट एंड नॉर्मल सेल्स। आप एक बार चाहो तो रीड मार लो, लर्न करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लिख पाएंगे। पहला, ओनरशिप ऑफ गुड्स रेस्ट्स विथ, देखो कंसाइनर, ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। दूसरा, कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड आर प्रॉपर्टी ऑफ द बायर कैन बी रिटर्न्ड ओनली इफ द सेलर अग्रीज। कंसाइनर बियर द लॉस ऑफ गुड्स, यहां पे बायर बियर द लॉस ऑफ गुड्स, अनलेस सेलर का कोई गलती है, बायर विल बियर द लॉस ऑफ गुड्स, जिसके पास ओनरशिप उसका लॉस। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर कंसाइनी प्रिंसिपल एजेंट, यहां पे रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर बायर सेलर का रहेगा। यहां पे कंसाइनमेंट बिजनेस में अगर कंसाइनी कोई खर्चा करेगा गुड्स के लिए तो वो कंसाइनर से वापस लेगा। यहां पे क्या होता है, बायर अगर कोई खर्चा करेगा तो उसके लिए बायर खुद लायबल है, सेलर कोई वापस पैसा नहीं करता है। तो ये टोटल 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, पॉइंटर वाइज लिखना चाहिए। डिस्टिंक्शन में मैंने आपको एग्जाम्स में जब आप टेस्ट दियोगे तो मैंने एक बात बताई होगी, ऑलवेज राइट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कॉलम। जैसे पहला वाला में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा वाला में रिटर्न ऑफ गुड्स, तीसरा वाला में लॉस रिलेटेड टू गुड्स, चौथा वाला में रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, पांचवा वाला में एक्सपेंसेस। तो ये आपको पॉइंटर करके फिर डिफरेंसेस लिखना चाहिए। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। बच्चे का क्वेश्चन है, भैया फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने में हम लोग कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे ना? हाँ, अगर कंसाइनी का खर्चा वही बियर करेगा तो हम लोगों को वो सारे खर्चे नहीं लेने हैं वापस। डन, गुड सलोनी, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आगे चलता हूं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कमीशन डिस्काउंट, बेसिक बात है, कमीशन आप माल बेचोगे तो आपको मिलेगा, डिस्काउंट जब आप माल खरीदते हो तो आपको मिलता है। डिस्काउंट हम लोग लिस्ट प्राइस का देते हैं, कमीशन सेल प्राइस पे मिलता है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कमीशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एज ए खर्चा और कंसाइनी रिकॉर्ड करता है एज एन इनकम। ये सारा आप रीड कर सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। अब कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग पे आ रहे हैं। सबसे पहले बुक्स ऑफ कंसाइनर, सबसे पहले बुक्स ऑफ कंसाइनर, ध्यान से मेरी बात सुनना। कंसाइनर कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने के लिए अपनी बुक्स में 2 अकाउंट बनाता है, बेसिकली 2, नॉर्मली मतलब टोटली 3 अकाउंट। पहला अकाउंट वो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या काम है? प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, जो हमने गुड्स भेजा है कंसाइनी को, उसको बेच के क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है वो निकालने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा, कंसाइनर। नंबर 2, कंसाइनी अकाउंट। हमको कंसाइनी से कितना रुपया लेना है, कितना रुपया उसको देना है, वगैरह वगैरह कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेमिटेंस। फाइनली हमको कंसाइनी से पीरियड के एंड में कितना रुपया लेना है रिलेटिंग टू दी सेल ऑफ गुड्स। वो मेरा माल बेच रहा है तो माल बेचने के लिए वो मेरे को पैसा देगा, वो कितना रुपया देगा उसके लिए हम लोग कंसाइनी अकाउंट मेंटेन करेंगे। नंबर 3, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो हम लोग गुड्स भेज रखे हैं कंसाइनमेंट में, जो हम लोग गुड्स भेज रखे हैं कंसाइनमेंट बिजनेस में, उसका हिसाब रखने के लिए हम लोग एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। टोटल 3 अकाउंट बनाएंगे कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कभी कभी इनका नेचर पूछ लेता है। कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल अकाउंट है। 3 अलग अलग अकाउंट है, पहला नॉमिनल, दूसरा पर्सनल, तीसरा रियल। डन है बात?
अब एक एक करके बात करते हैं, आपके साथ ट्रांजैक्शन डिस्कस करता हूं, सुनते जाना, फटाफट अकाउंटिंग हम लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। जब गुड्स सेंड करेगा कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, सोचिएगा क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट हो गया पीएल में, खर्चा डेबिट हो गया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये गुड्स सेंट जो है ये कहां से निकाला होगा, ये अपने गुड्स से निकाला होगा, जो कंसाइनर अपने पास स्टॉक मेंटेन करता है वहां से निकाल के कुछ गुड्स कंसाइनी को दिया। तो ये अगर गुड्स वो अपने स्टॉक से निकाल रहा है तो इसकी एक एंट्री उसको और पास करनी चाहिए, पता है क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। हमने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए स्टॉक निकाला, कहां से निकाला, हमारे स्टॉक से, टू परचेजेस अकाउंट, तो मेन स्टॉक कम हो जाएगा और कंसाइनमेंट स्टॉक बढ़ जाएगा। जर्नल एंट्री सुनना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मेन स्टॉक कम होकर कंसाइनमेंट स्टॉक बढ़ गया, और ये हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दो एंट्री पास करते हैं जब हम लोग गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को। नॉर्मली परचेजेस वाला एंट्री हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में एडजस्ट करते हैं। क्यों लास्ट में, पूरे साल भर गुड्स निकालते जा रहे हैं। अब हर बार अगर परचेज को एडजस्ट करेंगे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। टोटल पूरे पीरियड में कितना गुड्स भेजा वो एक बार में टोटल करके हम लोग परचेज से एडजस्ट कर देते हैं जब हम लोग फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने माल बेचा उसका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो लास्ट में जाके हम लोग परचेजेस को एडजस्ट करते हैं जितना गुड्स हमने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए निकाला। तो सबसे पहला एंट्री हो गया, हमने कंसाइनी को गुड्स भेजा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स निकला कहां से था, हमारे स्टॉक से निकला था, तो हमारा स्टॉक हो जाएगा, मेन स्टॉक हो जाएगा कम, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, कहां का स्टॉक बढ़ गया, कंसाइनमेंट का, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये देखिए एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मेरे पास कहां से आया होगा, कहां गया, ये यहां पे लिखा नहीं है क्या, ओके ये यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, ये गुड्स मेरे पास कहां से आया होगा, मेरी परचेजेस से आया होगा। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो मेन बिजनेस के गुड्स से माल निकाल के मैंने कंसाइनमेंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो यहां वाला स्टॉक कम हो गया, कंसाइनमेंट वाला स्टॉक बढ़ गया, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया एज अ खर्चा। धन्यवाद, रौनक क्लियर है, रौनक क्लियर है। हमने गुड्स निकाला मेन बिजनेस के स्टॉक से, तो मेन बिजनेस का स्टॉक कम, कंसाइनमेंट का स्टॉक बढ़ गया, तो कंसाइनमेंट का स्टॉक डेबिट, मेन बिजनेस का स्टॉक क्रेडिट। उसके बाद ये गुड्स हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पे डेबिट कर दिया, ये हमारा खर्चा है, ट्रेडिंग में परचेजेस डेबिट साइड पे आ गया। अब इसके बाद कंसाइनर खर्चा करेगा, अपने गुड्स भेजने के लिए खर्चा करेगा, जैसे फ्रेट का, ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा, लोडिंग वगैरह करवाने का खर्चा, ये सारा खर्चा कंसाइनर करेगा। अगर कंसाइनर खर्चा कर रहा है, ध्यान से खर्चा कर रहा है, तो कंसाइनमेंट यानी पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और खर्चा कर रहा है तो हमारे पास से पैसा निकलेगा, जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो जब हम लोग खर्चा करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सर टू सप्लायर अकाउंट क्यों लिखा है, अगर कोई क्रेडिट में खर्चा किया है, नॉर्मली ये सब में आपको दिखेगा नहीं, तो आपके लिए एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कंसाइनर ने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए खर्चा किया, जैसे ही खर्चा करूंगा ये गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के पास, कंसाइनी के पास पहुंच गया। अब कंसाइनी इन गुड्स को अपनी गोडाउन में ले जाएगा, तो गोडाउन तक ले जाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, जैसे फ्रेट लगेगा, अनलोडिंग खर्चा लगेगा, क्लियरिंग चार्जेस लगेगा। कंसाइनी जो खर्चा करेगा, ध्यान से सर खर्चा कंसाइनी रहा है, बट किसके लिए कर रहा है, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कर रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, कौन कर रहा है, कंसाइनी, तो ये हमको कंसाइनी को देना पड़ेगा, तो कंसाइनी बिकम्स माई क्रेडिटर। जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो अगर कोई खर्चा कंसाइनी कर रहा है, अगर कोई खर्चा कंसाइनी कर रहा है तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। दो टाइप के खर्चे कंसाइनी करता है, पहला खर्चा गुड्स को अपने गोडाउन तक ले जाने का, फिर गोडाउन में स्टोर करने का, गुड्स को बेचने का खर्चा करता है। चाहे कोई भी खर्चा कंसाइनी करे, जर्नल एंट्री यही होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, उसके जितने खर्चे लगे हैं लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद कंसाइनी हमारा गुड्स सेल करेगा, कंसाइनी हमारा गुड्स सेल करेगा। अगर वो कैश सेल करता है, कैश सेल करता है, तो उसके पास हमारा पैसा आ गया जो हमको उससे लेना है, हमको लेना है उससे।
जर्नल एंट्री, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी बन गया मेरा डेटर क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेना है और ये मेरे बिजनेस का इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अगर वो कुछ गुड सेल कर रहा है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर अगर पैसा आ गया तो कंसाइनी मेरा डेटर बन गया। सर अगर मान लो उसके पास पैसा ही नहीं आया, जब तक उसके पास पैसा नहीं आया वो आपको देगा कैसे? जब तक उसके पास पैसा नहीं आया, मान लो वो क्रेडिट में सेल किया, तो फिर मैं कंसाइनी को अपना डेटर नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअल डेटर को अपना डेटर बोलूंगा कि उस डेटर से मेरे को पैसा लेना है। नॉर्मली डेटर से पैसा कंसाइनी लेके वो आपको रेमिट कर देगा। तो अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो हम लोग कंसाइनी की जगह डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कर देंगे कि मेरे को डेटर से पैसा लेना है और ये मेरे बिजनेस का सेल है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो अगर कैश सेल होगा तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी का अकाउंट। अगर क्रेडिट सेल होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मान लो सर कंसाइनी को पैसा मिल गया डेटर से, जैसे ही डेटर से उसको पैसा मिल गया अब मैं कंसाइनी से पैसे लूंगा। अगर कंसाइनी से पैसे लूंगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट और डेटर खत्म हो जाएगा टू डेटर अकाउंट। तो दो जर्नल एंट्री हो गया, पहले डेटर को अपना डेटर बनाया, फिर जैसे ही उसने पैसा दिया डेटर को हटा के कंसाइनी को अपना डेटर बना लिया कि मेरे को कंसाइनी से पैसा लेना है। तो जितना भी रुपया कंसाइनी मेरे बिहाफ में मतलब कलेक्ट करेगा वो मैं कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट करते जाऊंगा क्योंकि वो मेरा डेटर बन गया है, मेरे को उससे ये पैसा लेना है। हो सकता है कभी कभी कंसाइनी आपको इन चीजों के लिए, इन बिजनेस के लिए कुछ एडवांस दे। आप एडवांस इसलिए लेते हो ताकि आप भी डरो नहीं कि कंसाइनी कहीं भाग ना जाए। अगर आप उससे कोई एडवांस ले रहे हो तो आपने एडवांस अगर कैश में लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स अगर उस पर ड्रॉ किया है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो अगर आपने कोई एडवांस लिया है तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। ये पैसा आपने उससे ले लिया, फ्यूचर में जब फाइनल हिसाब होगा तो एडजस्ट करके खत्म कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। डन। इसके बाद कंसाइनी अगर गुड्स बेचेगा तो वो हमसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? कमीशन मांगेगा। ये कमीशन हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है और कंसाइनी को देना है। तो जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है पीएल में डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट और ये पैसा मेरे को कंसाइनी को देना है। तो कंसाइनी कोई भी खर्चा करे या उसका कमीशन हो, जर्नल एंट्री हमेशा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट डेबिट क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, कंसाइनी क्रेडिट क्योंकि ये हमको फ्यूचर में उसको रेमिट करना है। तो उसका जो भी कमीशन होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फाइनली मेरे को उससे पैसा लेना है, जो पैसा मेरे को उससे लेना है मैं जर्नल एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। वो मेरे को पैसा रेमिट किया, हिसाब खत्म, बात खत्म। तो मैं फाइनली एंट्री करूंगा जैसे ही वो मेरे को रेमिट करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट और हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। सर मान लो कंसाइनी कुछ गुड्स लेके चला गया बिजनेस का, तो अगर कंसाइनी गुड्स लेके चला गया तो हम तो उससे पैसा लेंगे, अगर हम पैसा लेंगे तो हम उसको कमीशन भी देंगे। अगर वो गुड्स लेके गया है तो इट इज इक्वल टू सेल, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे क्या? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर वो कुछ गुड्स लेके गया है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट बोल के कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये गुड्स वो लेके गया है, मेरे को उससे पैसा लेना है, तो वो मेरा डेटर बन जाएगा। सर अगर कंसाइनमेंट बिजनेस में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो, अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो जैसा क्लोजिंग स्टॉक का आप ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, वैसा ही आप कंसाइनमेंट अकाउंट में भी एंट्री करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और प्रॉफिट निकालते समय क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा हुआ रहेगा, उस केस में आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग वहां एडजस्ट करते थे, यहां पर भी हम लोग सेम तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे। तो अगर एक एक चीज करके तुम लाइन टू लाइन ट्रांजैक्शन को सोचना शुरू करें, पहले गुड्स भेजूंगा, गुड्स भेजते टाइम कुछ खर्चा लगेगा, दो एंट्री यहां हो गया, फिर वो उसको गुड्स रिसीव होगा तो वो कुछ खर्चा करेगा शॉप तक ले जाने के लिए, फिर कुछ खर्चा करेगा गुड्स बेचने के लिए, तो उसके पास दो खर्चा हो गया, फिर वो गुड्स फाइनली सेल करेगा तो उसको पैसा मिलेगा जो हमको उससे लेना है, मेरे को उसको कमीशन देना है और फाइनली उससे पैसा लेना है। अगर कोई बीच में एडवांस है तो एडवांस लिख के बाद में एडजस्ट कर देंगे। ये कंसाइनर के बुक्स में एंट्री होगा जब कंसाइनर गुड्स सेल करवाएगा थ्रू कंसाइनी। तीन अकाउंट मैंने बोला था, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी इसमें इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक बार भूल जाओ, अभी इसमें वो डेल क्रेडिटर कमीशन का कॉन्सेप्ट एक बार छोड़ दो, उसको छोड़ के बेसिक बातें पहले समझने की कोशिश करो। और सबसे अच्छा समझ में तभी आएगा जब आपको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हमेशा याद है। क्वेश्चन कभी भी पढ़ोगे ना, देखोगे एक सीक्वेंस में लिखा रहेगा, पहला लाइन में बोलेगा इतना गुड्स भेजा, दूसरा लाइन बोलेगा कंसाइनर का ये खर्चा है, तीसरा लाइन बोलेगा कंसाइनी का ये खर्चा है, चौथा लाइन बोलेगा कंसाइनी ये सेल किया, पांचवा लाइन बोलेगा ये कमीशन है, छठा लाइन बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ।
हमेशा क्वेश्चन एक सीक्वेंस में चलता है आपके फाउंडेशन लेवल पे, तो उस सीक्वेंस के थ्रू अगर आपने वो डायग्राम याद रखा हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चन। बच्चे का क्वेश्चन है एक, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का एंट्रीज रिपीट करिए ना। मैं रिपीट करूंगा अनिकेत, डेल क्रेडिटर कमीशन में जाऊंगा तो वापस रिपीट करूंगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का, एक बार उसमें हड़बड़ाओ मैं। एक बार अगर कंसाइनी माल बेचा है, उसके पास पैसा आया है तो मेरे को उससे पैसा लेना है, कंसाइनी मेरा डेटर टू कंसाइनमेंट। एक बार बस इतना याद रखो, मैं वापस डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ एंट्रीज पढ़नी है आप ये सारी एंट्रीज पढ़ सकते हो, मेरे धीरे धीरे आ जाएगी मेरे सामने। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में नॉर्मली हमको डिस्कस करना है जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा कंसाइनी के पास, उसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यह समझने का बात है, कंसाइनी के पास अगर कुछ स्टॉक बचेगा तो वो कंसाइनी का स्टॉक नहीं है, वो किसका स्टॉक है? कंसाइनर का। अगर वो कंसाइनर का स्टॉक है तो कंसाइनर उसको अपना क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखेगा पीरियड के एंड में। क्या बोल के लिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह आता है, दो जगह। कहां? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में हमको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होगा टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट। फिर ये स्टॉक जो है ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा क्योंकि हमारा एसेट है। तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है कंसाइनी के पास, उसका वैल्यूएशन करना जरूरी है। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक बोल के, जिसको हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। आपको बैलेंस शीट का बात पूछता नहीं है, इसीलिए आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कभी पूछे कि कंसाइनमेंट स्टॉक कहां पर आएगा कंसाइनर की बुक्स में, तो आप बोलोगे ये आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। दो साइड में आता था, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो यहां पर भी कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें ये आपको सीखना है। सबसे पहले इन्वेंट्री चैप्टर में चलते हैं। इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन हम लोग करते थे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। एनआरवी का ज्ञान ना तब आता था जब क्वेश्चन में कुछ एनआरवी के बारे में ज्ञान दिया हो कि गुड्स का वैल्यू कम हो गया, मार्केट प्राइस कम हो गया, वगैरह वगैरह। अगर कुछ ज्ञान नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर। किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पर। अब स्टॉक के कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये मैंने इन्वेंटरी चैप्टर में सिखाया था। स्टॉक के कॉस्ट में कल व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टॉक की कॉस्ट में हमने जब इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ा था, हमने बोला जब भी स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे दो चीज उस कॉस्ट में आएगा। सबसे पहला परचेज प्राइस। क्या आएगा? परचेज प्राइस। मैं लिख रहा हूं यहां पे, सबसे पहले आएगा परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस में अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो माइनस कर देना, अगर कोई टैक्सेस है तो ऐड कर देना, टैक्सेस नॉन रिफंडेबल नेचर वाले ऐड कर देना। ठीक है, प्लस जो खर्चा लगेगा उस इन्वेंट्री को लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए, जहां पे उसको बेचोगे और जिस कंडीशन में उसको सेल करोगे वहां तक लाने के लिए अगर कोई भी खर्चा लगेगा तो वो खर्चा भी उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। जैसे नॉर्मली मान लो मैं कैलकाटा में सेल करता हूं, फर्नीचर की मेरी दुकान है, मैं ये फर्नीचर मंगाता हूं मान लो बॉम्बे से। अब बॉम्बे से फर्नीचर खरीदा तो सबसे पहले जिससे खरीदा उसको पैसा देना है परचेज प्राइस। क्या मैं बॉम्बे में ही गुड्स रख के बेच पाऊंगा कि कैलकाटा दुकान तक लाना पड़ेगा? दुकान तक लाना पड़ेगा। अब यहां तक लाने के लिए फ्रेट लगेगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस लग सकता है, क्लियरिंग चार्जेस लग सकता है, ऑक्ट्रॉय लग सकता है। ये इतने सारे खर्चे लगेंगे अगर मेरे को बॉम्बे से कैलकाटा गुड्स लाना है। बट क्या मैं बिना कैलकाटा गुड्स लाए इसको सेल कर पाऊंगा? नहीं। तो सेलेबल लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए गुड्स में जितना खर्चा लगेगा वो सारा का सारा गुड्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। तो जब मैं यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए सिर्फ परचेज प्राइस ही नहीं और भी खर्चे जो गुड्स को उसकी लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमको ऐड करना पड़ेगा। अब कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स बिक कहां से रहा है? सर कंसाइनमेंट की कंसाइनी की गोडाउन या कंसाइनी की शॉप से बिक रहा है। तो कंसाइनी की शॉप तक पहुंचने के लिए, कंसाइनी की शॉप तक पहुंचने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा हम लोग को वो सारे खर्चे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते समय ऐड करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते समय ऐड करने हैं। खर्चा का एंट्री जैसे होगा वो आपको सिखा दिया, वो एंट्री तो होगा ही। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते समय भी इन खर्चों को कंसीडर करना है। क्यों? आपने डेबिट साइड में सारे खर्चे दिखा दिए,
अगर कुछ गुड्स नहीं बिका तो उसको हटाना पड़ेगा। अब हटाना पड़ेगा जितना कॉस्ट उस गुड्स पर एक्चुअली लगा, तो ये खर्चे भी तो ऐसे हैं जो उस गुड्स के लिए लगे हैं, गुड्स को लोकेशन कंडीशन तक लाने के लिए। उसके बाद जो बेचने का खर्चा है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं रहेगा, जैसे स्टोरेज का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। मैंने 5 खर्चे बोले थे, एक्सक्लूड कर देना। स्टोरेज का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एबनॉर्मल लॉस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये खर्चे मैंने बोले थे एक्सक्लूड कर देना। तो ये खर्चे नहीं आएंगे, बट इनसे पहले जो खर्चा लगा है वो सारा खर्चा हमको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो आपको टोटल 3 चीज लेना पड़ेगा। 3 चीज, ध्यान से सुनना, 3 चीज। सबसे पहले परचेज प्राइस, फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने जो खर्चा किया है गुड्स पे, कंसाइनर जो गुड्स पे खर्चा करता है वो गुड्स कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए करता है, तो ये सारे खर्चे ऐड कर देंगे। प्रोपोर्शनेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा गुड्स तो बच नहीं गया, कुछ सेल हो गया, कुछ बच गया। जो सेल हो गया उसका भूल जाओ, जो बच गया सिर्फ उसी का कॉस्ट हमको निकालना है, तो उतना ही खर्चा मैं ऐड करूंगा जितना उन गुड्स से रिलेटेड है। प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट expenses of consignee, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो गुड्स को उसकी गोडाउन तक ले जाने के लिए लगे हैं, जहां पर फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, ये सारे खर्चे आएंगे। स्टोरेज का खर्चा, सैलरी का खर्चा, कमीशन का खर्चा, ये खर्चे नहीं आएंगे। तो ये हम लोग करके कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी भी कंसाइनी के पास पड़ा है। ये कभी भी नहीं भूलना है आपको, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। परचेज प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइन। सर यहां तक तो बात क्लियर है, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने के लिए जो खर्चा लगेगा। सर प्रोपोर्शनेट हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे कि इतने गुड्स के लिए इतना, तो इतने गुड्स के लिए कितना। कुछ चीजों पर हमेशा ध्यान देना है। बात नंबर 1, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग नाम से आपको दिया जा सकता है। जो कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये अलग अलग नाम से दिया जा सकता है। 2 अलग नाम हो सकते हैं, एक नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, दूसरा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। आपको नाम याद रखने हैं, नॉन सेलिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ये 2 अलग अलग नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। नॉन सेलिंग मतलब जो सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, अदर देन सेलिंग, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग मतलब बार बार बेचने के लिए नहीं लग रहा है, ये सिर्फ जब गुड्स आएगा तभी लगेगा, सेल करते टाइम या बार बार ये सेल के साथ वैरी नहीं करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है, क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में खर्चे का नेचर नहीं बताता, बोलता कंसाइनर का एक्सपेंस इतना, कंसाइनी का एक्सपेंस इतना। अगर खर्चे का नेचर नहीं बताए और इस तरीके से दे, कंसाइनर का खर्चा हमेशा स्टॉक वैल्यू में इंक्लूड करना, कंसाइनी का खर्चा इग्नोर कर देना, अज्यूमिंग इट टू बी एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अज्यूमिंग इट टू बी एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो ये चीज यहां पे लिखा हुआ है जो मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूं, एक बार सारे बच्चे रीड करें ना मेरे साथ, घर पे रीड करो। Sometimes an examination problem states only that consignor's expenses amounted to such amount and consignee spent so much. खाली बताता है ये इतना खर्चा किया, ये इतना, नेचर नहीं बताया। If details are not available, then for valuing inventories, the expenses incurred by consignor should be treated as a part of cost, while expenses incurred by consignee should be ignored. तो अगर नेचर ऑफ खर्चा नहीं बताए कंसाइनी का, सिर्फ ऐसे लिख दे कंसाइनीज एक्सपेंसेस 10,000, we won't include it in closing stock, assuming it to be an indirect expense. सर नोट देना है क्या? देना चाहिए बिल्कुल। नोट the consignee's expenses has not been included in closing stock, considering them to be indirect expenses of the consignor. पहले बताइए क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्लियर है? सर एनआरवी दे देगा तो क्या करना है, वो क्वेश्चन मैंने टेकअप किया, वो मैं वहां पे बता दूंगा। एक बार पहले कॉस्ट का ज्ञान समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे बताओ। करना क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे। एक बार यस और नो बोल दो कि सारे बच्चे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन समझ में आया। कल जो बच्चा ग्रुप में टेंशन ले रहा था कि खर्चे क्यों इंक्लूड हो रहे हैं, कल जो बच्चा ग्रुप में टेंशन ले रहा था, क्या उसको भी क्लियर हो गया? मेरे को बच्चे का नाम नहीं पता कौन पूछ रहा था, बट कल कोई बच्चा पूछ तो रहा था कि ये खर्चे हम लोग ऐड क्यों करते हैं। बात एवरीवन क्लियर है? ये परचेज प्राइस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, है बात। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जरूरी है, इसके बिना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। ट्रेडिंग याद करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो सकता विदाउट क्लोजिंग स्टॉक। सारा माल बिक जाए तो बहुत खुशी है,
नहीं बिके तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बात क्लियर है, तो मैं फिर आगे बढ़ सकता हूं। ये नोट सबको समझ में आ गया? बहुत बार ये सब होता है, बच्चे पूछते हैं सर हम अजम्पशन ये ले लें क्या, हम अजम्पशन वो ले लें क्या? जब इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है तो जो इंस्टीट्यूट बोला है हम वही अजम्पशन लेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने ये अजम्पशन क्लियर कर दिया, मैंने क्लास में भी आपको बोला होगा, बट इंस्टीट्यूट ने ये अजम्पशन क्लियर किया है, आज बुक से पढ़वा दिया ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। डन, आगे चलता हूं। नेक्स्ट, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। ये एक टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा सा पिंच करता है, एक बार टॉपिक का बैकग्राउंड दे रहा हूं, फिर करना क्या है वो बता रहा हूं। कंसाइनर क्या होता है ना, कंसाइनी को गुड्स सेंड किया और कंसाइनी को बोला ये माल आपको सेल करना है। कंसाइनर कभी भी नहीं चाहेगा कि कंसाइनी को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स पता चले। देखो, फ्रेट का खर्चा, वो सारा खर्चा तो कंसाइनी कहीं से भी पता कर सकता है, वो फ्रेट का बिल वगैरह आता है, या खुद ही पता कर ले कि यार हमको अगर कलकत्ता से बॉम्बे माल भेजना है, बॉम्बे से कलकत्ता भेजना है तो कितना लगेगा, ये सारे खर्चे पता चल सकते हैं। बट जिस दाम पे कंसाइनर प्रोक्योर कर रहा है गुड्स को, परचेज कर रहा है गुड्स को, वो दाम कंसाइनर कभी भी कंसाइनी को बताना नहीं चाहता है। इसके 2-3 कारण है। पहला कारण, अगर कंसाइनी को यह दिखेगा कि कंसाइनर बहुत सस्ते में खरीद रहा है, तो कंसाइनी जब माल कस्टमर को बेचेगा ना, तो वो हायर प्राइस पे सेल करने की जगह फटाफट बेचने के लिए लोअर प्राइस पे सेल करके खत्म कर देगा। सर लोअर प्राइस पे सेल करेगा तो उसका नुकसान है, कमीशन कम हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी बेच पाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट में दाम गिरा के सारा क्वांटिटी बेच देगा, तो उसका ओवरऑल सेल्स इंक्रीज कर जाएगा। बट कंसाइनर को रिस्क क्या है, कंसाइनर का जो प्रॉफिट हो सकता था उस गुड्स पे वो कम हो जाएगा। मान लो 70 रुपए में कंसाइनर खरीदा, माल बिक सकता है 150 रुपया में, कंसाइनी देखा 70 में खरीदा है, इतना 80 रुपया कमाने का क्या है, चलो 120 में बेच देते हैं सारा। तो ये अगर वो 30 रुपए सस्ते में बेचेगा तो ये 30 रुपए का नुकसान कंसाइनर को हो जाएगा। इसीलिए कंसाइनर कभी भी परचेज प्राइस बताना नहीं चाहता। दूसरा, अगर कंसाइनी को हम ये बता देंगे तो कंसाइनी कल अपना ही बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, बोला मालिक इतना कमाते हैं, हमको 5 रुपए का कमीशन देते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा ही सही, हम ये गुड्स डायरेक्टली परचेज करके खुद ही के बिहाफ में सेल करते हैं, मालिक को भूल जाओ, थोड़ा थोड़ा भी सेल करेंगे, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के ले जाएंगे। तो टू कीप द कॉस्ट ऑफ गुड्स सीक्रेट, कंसाइनर कभी भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताता। वो क्या करता है, कॉस्ट के ऊपर एक लोडिंग जोड़ देता है, लोडिंग, एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देता है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देता है गुड्स के ऊपर और पोर्ट्रे करता है कि मेरे को तो इतना रुपया लगा था, मेरे को तो खरीदने में इतना रुपया लगा था, तो तुम प्लीज बेचो तो कम से कम इतने में बेचना या इससे हायर में बेचना ताकि मेरा घर बार चल सके। तो ये जो पोर्ट्रे करता है कंसाइनर आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इस टोटल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। और इनवॉइस वैल्यू का मेन रीजन सिर्फ ये है कि हम लोगों को कंसाइनी से कॉस्ट छुपा के रखना है। इनवॉइस वैल्यू को आप एक मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो कि इससे नीचे मत बेचना नहीं तो हमको नुकसान हो जाएगा। दिस इज द बेसिक सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इससे ऊपर जरूर बेचना ताकि हमारे भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया। अब जब भी क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इनवॉइस वैल्यू जब भी दिया रहेगा, जब भी दिया हुआ रहेगा, आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते समय हमेशा याद रखिएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर बनाइएगा। कौन से प्राइस पर बनाइएगा, इनवॉइस प्राइस पे। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग जब भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं करोगे, अगर आप और कोई वैल्यू माइनस करोगे तो जीपी नहीं निकलेगा। बट हम बोल रहे हैं हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाना चाहिए ताकि हमने जो प्रोफोर्मा इनवॉइस वगैरह या उसने जो हमें अकाउंट सेल्स भेजा है उसके हिसाब से हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन दिख सके। अब इनवॉइस प्राइस से बना तो लेंगे, बट क्या सेल्स वैल्यू माइनस इनवॉइस प्राइस विल गिव मी माय प्रॉफिट? आंसर इज नो। इस इनवॉइस प्राइस को हमको कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको तरीका पता है क्या सिखाया था? जब भी तुम गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट मतलब हम गुड्स भेज रहे हैं या कुछ गुड्स वो रिटर्न कर रहा है या क्लोजिंग स्टॉक का गुड्स का वैल्यू हो रहा है या एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर वैल्यू करेंगे, इनवॉइस प्राइस, ताकि मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंट सेल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिख सके। अब
इनवॉइस प्राइस दिखा दिया, इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट एडेड था, इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटाएंगे, ऑपोजिट साइड में लोडिंग एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही इनवॉइस प्राइस से लोडिंग एलिमिनेट करेंगे अपने आप पता है क्या बचेगा, कॉस्ट बच जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 100 रुपए का गुड्स 125 रुपए में हमने उसको इनवॉइस वैल्यू दिखाकर सेंड किया है। हम लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 125, तो ये मेरा कॉस्ट बढ़ गया, इनवॉइस वैल्यू बढ़ गया, इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो 25 रुपया से कॉस्ट बढ़ गया। इसको ठीक करने के लिए ऑपोजिट साइड में बाई लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25 रुपया हटा देंगे। जैसे ही 125 डेबिट और 25 क्रेडिट हुआ, नेट इफेक्ट इस गुड्स का कितना रहा, 100 रुपया। अगर ये 100 रुपया मैं बोलूं क्या है तो तुम बोलोगे सर ये 100 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो भेजा था। अब सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स को कंपेयर करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अगर इनवॉइस वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दिया, इनवॉइस वैल्यू कैसे देगा, गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी एट इतना रुपया, गुड्स का कॉस्ट ये है, सेंट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 20% या 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, ऐसा आपको लिख के देगा। अगर वो बात लिखा हुआ है मतलब ये जो गुड्स भेजा गया है ये इनवॉइस वैल्यू पे भेजा गया है, कॉस्ट पे लोडिंग ऐड करके, तो हमारी भी अकाउंटिंग जो होगी वो इनवॉइस प्राइस पर होगी। ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटाते जाएंगे और अपने आप मेरा कॉस्ट आके मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। सर ये लोडिंग किससे किससे हटाना पड़ेगा, जो गुड्स आपने उसको सेंड किया है। जब आप एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एबनॉर्मल लॉस भी इनवॉइस वैल्यू पे निकलेगा, ऑपोजिट साइड में उसका लोडिंग हटाएंगे। जो भी गुड्स का मूवमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस वैल्यू पे निकलेगा, ऑपोजिट साइड में उसका लोडिंग हटाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग होता है उसका नाम दिया गया स्टॉक रिजर्व। क्या नाम दिया गया, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट जोड़ के रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। सर अगर सेल्स किया है तो सेल्स से भी लोडिंग हटाना है क्या, सेल्स में तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे तो सेल्स जिस वैल्यू पे हुआ है उसी वैल्यू पे आएगा, उससे कोई लोडिंग नहीं हटेगा। लोडिंग हटेगा जो फालतू प्रॉफिट आपने ऐड किया बस वही हटेगा। सेल्स तो एक्चुअल प्रॉफिट कमाई करेगा क्योंकि हम लोग गुड्स बेचे हैं उस दाम पर, तो सेल्स से कभी लोडिंग मत हटाना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे जो हमने वैल्यू किए इनवॉइस वैल्यू में विच वेर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, उसको कॉस्ट पर लाने के लिए हम लोग हमेशा लोडिंग एलिमिनेट करेंगे। एंड द लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज नोन एज स्टॉक रिजर्व। इस साल ये बंद होगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक इधर स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट ईयर जब ओपन करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आ जाएगा और उसका जो बेकार प्रॉफिट है वो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के आ जाएगा। इसको हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो हमने ऐड किया है ताकि कंसाइनी को हम परचेज कॉस्ट छुपा सके, इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। सर इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, एकदम सिंपल है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैंने 2 क्वेश्चन इसी के टेकअप किए हैं, तो आपको एकदम सिंपली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इनवॉइस वैल्यू के समय अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, खाली वैल्यूएशन के समय ध्यान रखना है। अब कॉस्ट की जगह इनवॉइस वैल्यू यूज करना है और लोडिंग हटाते ही अपने आप कॉस्ट पे वापस आ जाएगी। डन है क्या इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट? किसी बच्चे को डाउट? भैया एक बार क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाने वाला कैलकुलेशन एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में करूंगा ताकि आपको इजीली हो जाए कैलकुलेट। देखो करना क्या है, मैं सिंपल बताता हूं। जब ये परचेज प्राइस लोगे ना, परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस तुमको लेना होगा इनवॉइस वैल्यू पे, क्योंकि तुमने गुड्स इनवॉइस वैल्यू पे सेंड किया है, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ दिया। अब तुमको उसी परचेज प्राइस से वो लोडिंग एलिमिनेट करना है। लोडिंग कभी भी एक्सपेंसेस से एलिमिनेट नहीं होगा, पूरी वैल्यू से एलिमिनेट नहीं होगा। तुमको क्लोजिंग स्टॉक तुमने कैलकुलेट किया, परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर का खर्चा प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनी का खर्चा, परचेज प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो जब प्रॉफिट हटाएंगे भी तो परचेज प्राइस से एलिमिनेट करेंगे। मान लो बोला 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जोड़ के बेचा था, 100 का माल 125 में भेजा था, तो अब जब हम लोग लोडिंग हटाएंगे तो 25 रुपया ही हटाएंगे। एक्सपेंसेस के ऊपर कोई लोडिंग हमने ऐड नहीं किया, तो एक्सपेंसेस से कोई लोडिंग हटाने की भी जरूरत नहीं है। तो परचेज प्राइस हमने इनवॉइस वैल्यू पे ऐड किया, तो इनवॉइस वैल्यू से उतना प्राइस से ही हम लोग लोडिंग एलिमिनेट भी करेंगे। रितिका पूछ रही है सर इनवॉइस प्राइस को अनरियलाइज प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस के अंदर जो प्रॉफिट है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस का 2 पार्ट, कॉस्ट
प्लस लोडिंग, इस लोडिंग को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग। जो हमने प्रॉफिट जोड़ा है बट अभी तक कमाई नहीं हुआ, जो बिकेगा तब कमाई होगा, तो जितना बिक गया वो ठीक है, जो नहीं बिक पाया उससे ये लोडिंग को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो पूरे इनवॉइस वैल्यू को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं बोलते, लोडिंग कंपोनेंट को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है क्या पूजा, रितिका? पूजा मैं क्वेश्चन में आऊंगा तो वापस कराऊंगा, बट बेसिक यही है, परचेज प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा तो परचेज प्राइस से ही प्रॉफिट एलिमिनेट होगा। कैसे एलिमिनेट होगा वो मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे पास स्टॉक है उस स्टॉक में कुछ नुकसान हो जाए, नुकसान के कारण दो हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। एक नॉर्मल लॉस इंद्र, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। फोन उठाओ, ये बाहर आए होंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो लॉस गुड्स के इनहेरेंट नेचर के कारण होता है उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसके पीछे कोई इवेंट या कुछ नहीं हुआ है, ये तो गुड्स का नॉर्मल नेचर है कि जब आप गुड्स को इधर से उधर करोगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा, ऐसे नुकसान को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, कोई इसको नकार नहीं सकता। अगर मैं और आप दोनों इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे को भी ये होता होगा, आपको भी। हाँ, एक्सटेंट ऑफ लॉस कम बेसी हो सकता है, मैं अच्छे से काम करता हूं तो मेरे यहां नुकसान कम है, आप थोड़ा कैजुअल काम करते हो तो आपके यहां नुकसान ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ लॉस डिफरेंस हो सकता है, बट उसको छोड़ के नुकसान दोनों के होना है, ऐसे लॉस को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ऐसे लॉस को हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। एक सेकेंड, उसको हेलो, आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो नॉर्मल लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मल लॉस मैंने बोला जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के कारण नुकसान होता है गुड्स का, उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ये लॉस अनअवॉइडेबल है, इन लॉसेस को आप रोक नहीं सकते, ये होना ही है। और सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होगा जो इस चीज में डील करते हैं। जैसे मान लो मैं आटे में, फ्लावर्स में डील करता हूं, ये जो आटा फ्लोर होता है इसमें क्या होता है, ये सारे उड़ने वाले होते हैं। मतलब अगर आप इनका बोरा भी खोलते हो तो थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मैदा वो हवा में उड़ेगा। ये जो हवा में उड़ता है आटा मैदा, उसके कारण हर बार उसका आप देखोगे वेट आपको कम दिखाई देगा। ये नुकसान एक नॉर्मल लॉस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेइंग हैंडलिंग का लॉस। या फिर लिक्विड का एवापोरेट होना, मान लो मैं डील करता हूं जो लीकर नेचर के लिक्विड्स होते हैं, स्पिरिट वगैरह होते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में आते ही एवापोरेट हो जाते हैं। अगर हम उनका ट्रेड करते हैं तो उसमें जब भी हम लोग लिड को खोलेंगे या बॉटल को खोलेंगे थोड़ा सा नुकसान होगा। ये जो लॉस होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। या फिर अगर हम लोग मान लो पेरिशेबल कमोडिटीज में डील करते हैं, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सब का जो टाइम टू टाइम 2 दिन 3 दिन के बाद नुकसान होता है, खराब होता है, ये सारे नॉर्मल लॉस नेचर के नुकसान होते हैं। ऑन दी अदर एंड एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो एक अनसर्टेन लॉस होता है। ये गुड्स की नेचर के कारण नहीं होता है, ये अनसर्टेनिटीज जो बिजनेस में आती है, टाइम टू टाइम एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, चोरी हो गया, इनके कारण जो नुकसान होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। अब 2 टाइप के नुकसान हो सकता है आपका स्टॉक का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। स्टॉक का नुकसान होगा तो सबसे पहला बात सुनना, जो स्टॉक का क्वांटिटी है, स्टॉक का क्वांटिटी वो हमेशा क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। जब भी स्टॉक का नुकसान हो, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे और एबनॉर्मल लॉस हो, स्टॉक का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। अब अगर आपका स्टॉक का जो लॉस हो रहा है वो नॉर्मल लॉस के नेचर का है, नॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉसेस इज नेवर शोन इन अकाउंटिंग, उसको हम लोग अकाउंटिंग में कोई अलग एंट्री करके नहीं दिखाते हैं। नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, नॉर्मल लॉस को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में, इंक्लूड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में। सर इंक्लूड क्यों कर देते हैं कॉस्ट में, क्योंकि ये जो नुकसान है ना ये हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ये नुकसान सारे बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, तो सब मिलके गुड्स का प्राइस थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ये नुकसान कवर कर सके। पॉकेट से हम लोग अपने पॉकेट से नुकसान बियर नहीं करेंगे, ये वाला ये हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज कस्टमर से रिकवर हो सकता है, हम लोग इसको अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमेशा रिमेंबर, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो जर्नल नो लेजर, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। एंड जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका बढ़ेगा, अपने आप आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टॉक का नुकसान हुआ है, ये आपके लिए लॉस है। ये लॉस को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके प्रेजेंट करते हैं। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ेगा, अपने आप हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर हम उस हिसाब से सेल नहीं कर पाए तो। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जब भी नॉर्मल लॉस रहेगा, हम लोग एक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल लॉस के केस में कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट जो गुड्स पे लग रहा है, परचेज प्राइस, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जैसे ही मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगा, कॉस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स डिनोमिनेटर में कम हो जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे नुकसान को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एंड नॉर्मल लॉसेज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सो दैट वी कैन रिकवर देम फ्रॉम कस्टमर, दीज आर रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। ऑन दी अदर हैंड एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना, उसको आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबके साथ नहीं हो रहा है, ये पनौती के साथ हो रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल रौनक हमारा, अब रौनक मान लो डील करता है टाइल्स में, टाइल्स में डील करता है। रौनक टाइल्स मंगवाता है मान लो राजस्थान से, राजस्थान में बहुत सारी ऐसा जगह है जहाँ लाइमस्टोन की बड़ी वो होती है, मतलब बड़े बड़े माइंस है, वहां पे बहुत सारी टाइल्स वगैरह बनती है, मार्बल्स वगैरह बनते हैं। अब ये राजस्थान से जब रौनक मार्बल मंगवा रहा था, रास्ते में जो मार्बल की गाड़ी है वो उलट गई, सारा मार्बल खराब हो गया। ये जो मार्बल रौनक का खराब हो गया, रौनक क्या बोल रहा है, अपने कस्टमर आए उसको, कस्टमर को बोला देखिए सर ऐसे तो मार्बल का प्राइस 25 रुपये स्क्वायर फीट, 50 रुपये स्क्वायर फीट है, बट क्योंकि हमारा एक गाड़ी का नुकसान हो गया था रास्ते में आते आते, हम लोगों ने अभी इस 50 रुपये को 70 रुपीज पर स्क्वायर फुट कर रखा है ताकि हम अपना वो नुकसान कवर कर सके। आप 70 में बेचोगे, बट पास में जो अनिकेत दुकान खोल के बैठा है आपका कॉम्पिटिटर, वो तो 50 में ही बेचेगा। अगर वो 50 में बेचेगा तो माल सब किससे खरीद लेंगे, अनिकेत से खरीदेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट हम लोग कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं करते। एबनॉर्मल लॉस कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, अलग से एज अ लॉस ट्रीट करके दिखाते हैं। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सिखाया था, याद करना। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो नेट कर देंगे, लेस कर देंगे, फिर जो नेट लॉस बचा वो पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। सेम ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट में भी हम लोगों को करना है। कंसाइनमेंट में जो भी गुड्स हमारा लॉस होगा, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करके हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जैसे दिखाते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सर आप बोलते हो कॉस्ट दिखाओ, अलग से इंश्योरेंस क्लेम को मत दिखाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, बट हम लोगों ने सर कुछ आंसर में देखा वो लोग इंश्योरेंस क्लेम को भी दिखा रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, मान लो 10,000 का लॉस हुआ, 4,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला, नेट लॉस 6,000 हुआ। वो लोग क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 6,000 अलग दिखा रहा है, 4,000 अलग दिखा रहा है। बाई नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 6,000, बाई इंश्योरेंस क्लेम 4,000, तो टोटल मिला के वो लोग दिखा कितना रहे, 10,000। मैं तो यही बोल रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस जितने गुड्स का हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो एक साथ 10,000। सर ऐसे दिखाने से कोई गलती है, कोई गलती नहीं है। हम लोग सीधा लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस 10,000, हम लोग को अलग से नेट लॉस और वो दिखाने का जरूरत नहीं, वो चाहो तो नोट में दिखा दो, एबनॉर्मल लॉस 10,000 लेस इंश्योरेंस क्लेम 4,000, नेट लॉस हो गया 6,000। तो ये हम लोग अलग से दिखा सकते हैं नोट में, बट हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट में ये दिखाने का जरूरत नहीं है। तो बहुत बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,000 दिखाए कि 6,000 4,000 दिखाए। मैंने बोला दोनों दिखाओ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट विल रिमेन सेम। सर उसका जो लॉस होगा वो कहां जाएगा, वो लॉस जो होगा वो पीएल में जाएगा। फाइनली जब कंपनी का एंड में पीएल बनेगा, एंटिटी का ईयर एंड में पीएल बनाएंगे, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में लॉस नहीं दिखाएंगे।
डन है क्या बात? तो ये नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मेरा ध्यान बात ध्यान से सुनना, सुनो। नॉर्मल लॉस अगर दिया हुआ रहेगा तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा ना तो एबनॉर्मल लॉस का हम लोगों को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जितना गुड्स का हमारा लॉस हुआ है हम लोगों को उस गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले चेक करना होगा ये एबनॉर्मल लॉस किस स्टेज में हुआ। लॉस दो स्टेज में हो सकता है, एक हो सकता है इन ट्रांजिट, रास्ते में जाते जाते गुड्स में नुकसान हो गया। एक हो सकता है इन कंसाइनीज गोडाउन, रास्ते में कोई नुकसान नहीं हुआ, कंसाइनी के गोडाउन में पड़े पड़े कुछ नुकसान हो गया, गुड्स का चोरी हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, वो कंसाइनी के गोडाउन में नुकसान हुआ। सर अगर गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में नुकसान हुआ तो सर ये हमारा लॉस थोड़ी है। कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स का जो भी लॉस है वो आपका लॉस है, अनलेस अलग से लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि ये गुड्स ये लॉस कंसाइनी बियर करेगा। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बोलता तो हम लोग हमेशा लॉस कंसाइनर को ही दिखाते हैं। ध्यान से, अगर ट्रांजिट में नुकसान हुआ, ट्रांजिट में गुड्स जाते जाते नुकसान हुआ, तो जब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उस गुड्स का कॉस्ट कितना था, उसमें सिर्फ आएगा परचेज प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। यहां पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी तक लगा ही नहीं, गुड्स तो ट्रांजिट में ही नुकसान हो गया, कंसाइनी ने तो अभी तक इस पर कोई खर्चा किया ही नहीं। अगर कोई खर्चा नहीं किया तो कॉस्ट में आप इंक्लूड कैसे कर सकते हो? कॉस्ट तो ओवर स्टेटेड हो जाएगा, जो खर्चा लगा नहीं उसको भी दिखा दिए। तो अगर ट्रांजिट में नुकसान हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर परचेज प्राइस प्लस खाली कंसाइनर का खर्चा। अगर गोडाउन में जाने के बाद नुकसान हो रहा है तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक में करते थे, परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर का खर्चा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, जैसे प्रोपोर्शनेट करके आप किया करते थे वही आपको काम करना है। तो हम लोग सीखेंगे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू या कॉस्ट कैलकुलेट करना। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट डिपेंड करता है किस स्टेज पे वो लॉस हुआ है। ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो परचेज प्राइस कंसाइनर का खर्चा, गोडाउन में लॉस हुआ है तो परचेज प्राइस कंसाइनर का खर्चा प्लस कंसाइनी का खर्चा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं सीखोगे तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं निकलेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। तो ध्यान रखना, हमेशा इस तरीके से हम लोग एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं। अब मेरा बात ध्यान से, लास्ट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एबनॉर्मल लॉस वगैरह हो गया, अब ये जब एंड आया तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन करना है। मान ले कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा ध्यान से, इसमें गलती होता है। मान ले कुछ ऐसा हुआ, 1000 यूनिट भेजे, ठीक है, 100 यूनिट ट्रांजिट में नुकसान हो गया, उसके पास पहुंचा 900 यूनिट, 800 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 100 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक बचा 100 यूनिट। अब हड़बड़ी नहीं, मेरे साथ साथ बताना, जब मैं इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा, परचेज प्राइस लूंगा जो कंसाइनर ने खर्चा किया, कंसाइनर का एक्सपेंस लूंगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। मान लो कंसाइनर का एक्सपेंस लगा 5000, प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे? सर 5000 रुपया का खर्चा लगा 1000 यूनिट पे, क्योंकि कंसाइनर तो 1000 भेजा था तो उसका ये कॉस्ट तो 1000 यूनिट पे डिवाइड होगा। जो लॉस हुआ उस लॉस को तो हमने अलग से कर दिया, बट अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उस पे तो हमको उसी हिसाब से लेना होगा, इंटू 100। 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 प्लस कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस 18,000 रुपए लगा, 18,000 रुपए का खर्चा। ध्यान से, कितने यूनिट्स पर कंसाइनी किया, कितने यूनिट्स पर कंसाइनी किया? वेरी गुड सर, कंसाइनी 1000 यूनिट्स पे नहीं किया, 900 यूनिट पे किया। सर 100 यूनिट तो ट्रांजिट में ही नुकसान हो गया, वो तो कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा ही नहीं तो उस पे कंसाइनी का कोई खर्चा लगा नहीं, तो इंटू 100 करके हम लोग कंसाइनी का एक्सपेंसेस को अपने कॉस्ट में ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ट्रांजिट में नुकसान होता है तो उस नुकसान का वैल्यू निकल जाएगा परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर का खर्चा। जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालोगे, ध्यान से कंसाइनी वाला खर्चा को ऐड करना, वो 1000 पे नहीं निकलेगा, वो 900 पे निकलेगा। यहां बहुत बार बच्चों से गलती हो जाती है, वो टोटल यूनिट्स पे ही सारा का सारा खर्चा ले लेते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं तो सबने 900 बोला, बट खुद करते जाते हैं तो कभी कभी गलती कर देते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मल लॉस का देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिर्फ कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स।
एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, अकाउंटिंग होगा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कॉस्ट निकलेगा वो कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक की तरह, बस डिपेंड करता है कहां नुकसान हुआ, ट्रांजिट में हुआ कि गोडाउन में हुआ। ट्रांजिट में हुआ तो परचेज प्राइस कंसाइनर का खर्चा, गोडाउन में हुआ तो परचेज प्राइस कंसाइनर का खर्चा और कंसाइनी का भी खर्चा आएगा। बच्चे का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा था अनिकेत बोला भैया अगर नॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है तो, मैंने बोला ना कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा गुड्स को टोटल कर लो। नॉर्मल लॉस में मैंने तुमको सिखाया था ऐसा मान लेना एज इफ वो गुड्स कभी खरीदा ही नहीं था। अगर वो गुड्स कभी खरीदा ही नहीं था तो चाहे मेरे यहां नुकसान हो या कंसाइनी के गोडाउन में नुकसान हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट में हमारा खर्चा, परचेज प्राइस, कंसाइनर का एक्सपेंस प्लस कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों आएगा। सर अगर एक ही क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस दोनों दे दे तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहले एबनॉर्मल लॉस को हटाता है, उसके बाद नॉर्मल लॉस का वैल्यू नॉर्मल लॉस के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो मान लो 1000 में 100 यूनिट लॉस हो गया तो पहले 100 यूनिट हटाएगा एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद नॉर्मल लॉस के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेशन करेगा। वो भी एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा किस तरीके से अगर दोनों दिया हुआ है तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बट पहले बेसिक चीज समझना है कि कैलकुलेशन होगा कैसे ड्राइव, पहले वही सीखना है। कोई और पूछा था, ठीक है कोई भी पूछा हो भैया, कोई एग्जाम्पल है जिसमें, हाँ दोनों आ रहा है, मैंने बोला सलोनी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, मेरे को जो क्वेश्चन कराना है उसमें वो एक क्वेश्चन रहेगा। डन, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस, अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस में, मैंने मार्क करके रखा है, आप भी स्टार मार्क कर लेना। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, आप खुद बोलो ना, नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल, एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल, नॉर्मल लॉस नो इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल, एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल, नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, नॉर्मल लॉस नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट shown on the credit side of consignment account, shown on the credit side of consignment account। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि किस तरीके से काम करना है। एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर चला जाएगा तो वो जीपी को इफेक्ट करेगा डायरेक्टली, जीपी को। एबनॉर्मल लॉस जीपी को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे हम उसको हटा देते हैं, वो इफेक्ट करता है एनपी को जितना मेरा फाइनली नुकसान हुआ। तो नॉर्मल लॉस विल ऑलवेज इफेक्ट जीपी, एबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज इफेक्ट एनपी। ये सारे पॉइंट्स आपको डिफरेंसेस में लिखने पड़ेंगे और ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज 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 सारे बच्चे इसको स्टार मार्क कर ले। मैंने आज 2 डिस्टिंक्शन स्टार मार्क करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अभी बोल रहा हूं। एक कंसाइनमेंट एंड सेल, दूसरा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। आप मेरे से पूछते हैं ना क्या थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बेसिक ज्ञान से लिखना है, उसमें ये सब कुछ नहीं है कि आपको पूरा लर्न करके जाना है, आपके पास जो ज्ञान है वो आपको लिख के आना है। तो प्लीज इन सब चीजों की रीडिंग कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। पहले ही मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं सर, ये सब चीज क्लास में मैंने डिस्कस बहुत सारा कुछ किया है, हर चीज क्लास में लिखा है वो जरूरी कभी नहीं होता। ये सारी चीजें बुक से रीड करो, इसीलिए मैं रिवीजन हमेशा बुक से कराता हूं ताकि तुम ये सब चीज के बारे में समझ सको। तो मैंने जैसे पॉइंट्स बोले वैसा पॉइंट्स बना के आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। जर्नल एंट्री अगर किसी को देखना है देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने जो बोला, फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, फिर कंसाइनीज अगर वो उसको मिल गया तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस क्लेम अगर हम लोगों को मिल रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम टू एबनॉर्मल लॉस। अगर इंश्योरेंस क्लेम कंसाइनी के पास मिल गया एक बार तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको उससे लेना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा एबनॉर्मल लॉस कम हो जाएगा, नेट जो लॉस बचेगा वो पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। मान लो 10,000 का नुकसान हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ, 4,000 का क्लेम मिल गया, चाहे मेरे को चाहे कंसाइनी को, 6,000 का लॉस पीएल में चला जाएगा। तो ये होता है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री अगर देखोगे तो ये जर्नल एंट्री देखो क्या लगता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या दिखाना बेटर है, सीधा भाई एबनॉर्मल लॉस 10,000 दिखाना बेटर है। तो यही चीज मैं आपको दिखा रहा था जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था। बच्चे का क्वेश्चन, कॉस्ट में डिफरेंस आएगा नॉर्मल लॉस में अगर वो ट्रांजिट में हुआ है, गोडाउन में हुआ है? नहीं आएगा। अगर सिर्फ नॉर्मल लॉस का बात है तो नहीं आएगा भैया। टोटल में सिर्फ 5 मार्क का थ्योरी आएगा ना, एक्सक्लूडिंग ट्रू फॉल्स, या सिर्फ 5 मार्क का थ्योरी आएगा एक्सक्लूडिंग ट्रू फॉल्स, उससे ज्यादा थ्योरी नहीं पूछेगा। डन। अभी ये सब बीच में क्वेश्चन मत पूछो, तुम लोग का टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट में देखो मैं क्या थ्योरी देता हूं, उससे असेस करो कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्लस पास्ट पेपर्स को चेक करो। डन। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट बचा है, कंप्लीट होने वाला है। कमीशन। कमीशन मेरे को बताओ कौन किसको देता है? कंसाइनर कंसाइनी को देता है। क्यों देता है? गुड सेल करने के लिए देता है। कंसाइनर के लिए कमीशन क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो कहां दिखेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है? इनकम। इनकम है तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट, और वो अपने पीएल में डाल लेगा इस इनकम को। तो कंसाइनर इस खर्चे को कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएगा और कंसाइनी इसको अपना इनकम बोल के पीएल में क्रेडिट कर लेगा। कमीशन 3 टाइप के हो सकते हैं, आपको सिखाया था 3 टाइप का। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब जो नॉर्मल सेल्स के ऊपर हम उसको कमीशन दे रहे हैं। बोला तुम माल बेचो, 2% ऑफ सेल्स तुमको कमीशन देंगे, 5% ऑफ सेल्स कमीशन देंगे, 25 रुपया पर यूनिट कमीशन देंगे। ये जो कमीशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन के बाद सेकंड होता है स्पेशल कमीशन में ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? कंसाइनी को इनकरेज करने के लिए कि वो हमारा गुड्स हायर से हायर वैल्यू पे बेचे, इसको हम एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, जिसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। जैसे उसको समझाया, तो अगर 125 रुपए में बेचेगा, 125 रुपए मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे कम में मत बेचना। 125 रुपए तक अगर बेचेगा तो 5 रुपए करके कमीशन दूंगा। उससे ऊपर में अगर बेचेगा तो जितना एक्स्ट्रा बेचेगा उसका 20% अलग कमीशन दूंगा। ये मैं जो उसको इनकरेज कर रहा हूं कि हायर वैल्यू पे बेच, हायर कमीशन मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कमीशन? ओवरराइडिंग कमीशन। तो टू इनकरेज द कंसाइनी टू सेल द गुड्स एट अ हायर प्राइस, एन एक्स्ट्रा कमीशन इज पेड टू हिम व्हिच इज नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है। तीसरा हो गया डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर क्या होता है? कंसाइनी जब गुड्स सेल करता है वो हमेशा चाहता है ज्यादा से ज्यादा गुड्स हम लोग बेच सके। अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने के लिए क्या होता है? उसको बहुत बार क्रेडिट सेल्स करना पड़ता है ताकि कस्टमर लोग गुड्स खरीद ले। क्रेडिट सेल कर तो देता है, बट क्या होता है, इसका जब तकादा करने का टाइम आता है, पैसा लाने का टाइम आता है, तो कंसाइनी बहुत बार क्या होता है ना, नाटक करता है कि छोड़ना, मेरा नुकसान थोड़ी है, नुकसान तो बाबू का है, जब तक सिंपली मिल गया तब तक ले लिया। अगर बहुत ज्यादा नाटक होगा तो बाबू को बोल देंगे, बाबू देखिए वो पैसा नहीं दे रहा, आप थोड़ा देखिए क्या करना है। इस चीज को रोकने के लिए हमने कंसाइनी को क्या बोला, यार तू क्रेडिट में सेल कर, सेल नहीं करेगा तो कैसे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। बट क्रेडिट सेल करने के साथ साथ तेरे को कलेक्शन भी करके लाना होगा, उसके लिए मैं तेरे को एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। ये जो एक्स्ट्रा कमीशन आप देते हो कंसाइनी को क्रेडिट सेल इंकरेज करने के लिए और कलेक्शन करके लाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। अगर तू डेल क्रेडर कमीशन ले रहा है मेरे से तो तेरा कलेक्शन जिम्मेदारी रहेगा, कलेक्शन करके ला, मेरे को दे। अगर कुछ कलेक्शन नहीं कर पाया, बैड डेट हो गया, तो अब वो बैड डेट का नुकसान मेरा नहीं है, अब वो बैड डेट तेरे को भुगतना पड़ेगा। तो दिस हायर कमीशन इज बीइंग गिवन टू यू सो दैट आई कैन शिफ्ट द रिस्क ऑफ बैड डेट टू यू। इससे क्या होता है, कंसाइनी जो है वो रेकलेस क्रेडिट सेल नहीं करेगा, ऐसा कोई माल क्रेडिट में नहीं बेचेगा जिसमें उसको लग रहा है कि ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। जब ये एक्स्ट्रा कमीशन आप पे करते हो कंसाइनी को, दैट इज नोन एज डेल क्रेडर कमीशन। तो डेल क्रेडर कमीशन होता है टू पास द रिस्क ऑफ बैड डेट्स टू कंसाइनी। जो एक्स्ट्रा कमीशन कंसाइनर देता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। अब डेल क्रेडर कमीशन देने के बाद अगर कोई बैड डेट का नुकसान होगा तो कंसाइनर विल बी चिंता फ्री, जो रिस्क होगा, जो लॉस होगा, वो सारा का सारा कंसाइनी का लॉस होगा। अब बच्चे मेन बात क्या होता है, अगर ये डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो किस तरीके से सेल और बैड डेट का अकाउंटिंग होता है वो तुमको सीखना पड़ेगा, जो अनिकेत का क्वेश्चन था। एक बार आपको वो अकाउंटिंग में लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 पार्ट, व्हेन नो डीसीसी, नो डेल क्रेडर कमीशन, दूसरा व्हेन यस डीसीसी। यस डीसीसी मतलब जब डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं। अगर मैं डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा हूं, मैंने एकदम सिंपल लॉजिक सिखाया था, डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा हूं, तो मान लो ये है कंसाइनर, ठीक है, ये है कंसाइनी, ये है कस्टमर, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनी को भेजा, कंसाइनी कस्टमर को बेचा, कस्टमर को बेचते ही कंसाइनी भूल जाता है। जब मैं डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा हूं तो कंसाइनी बोला मेरा काम था बेचना, कलेक्शन आप देख लो। अब कंसाइनी यहां से हट गया, अब जो कलेक्शन होगा वो इन दोनों के बीच होगा, पैसा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जो नुकसान कंसाइनर का। तो कंसाइनी बीच से हट जाता है ये बोल के कि मैंने अपना काम कर लिया। बट जब आप डेल क्रेडर कमीशन देते हो तो कंसाइनर, कंसाइनी, कस्टमर,
कंसाइनर कंसाइनी को दिया, कंसाइनी कस्टमर को बेचा। अब कंसाइनी बीच से हटेगा नहीं, इसको लॉक कर दिए, इसको बोलेंगे कस्टमर से पैसा ला और फिर हमको दे। अगर तेरे को कस्टमर से पैसा नहीं मिला तो जो रिस्क तेरा रिस्क है, मेरे को तो तेरे से पूरा पैसा चाहिए क्योंकि हम तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दिए हैं। आपको ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखना है। डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे तो कंसाइनी अटक जाएगा वहां पे, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देंगे तो कंसाइनी निकल जाएगा वहां से, आपकी अकाउंटिंग अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो जर्नल सिखा रहा हूं, क्रेडिट सेल्स हुआ, सेल करते ही कंसाइनी चंपत पैसा आप ले आओ, मेरे पास आ गया तो आपको दे दूंगा, बट मेरे पास नहीं आया तो मेरे से झगड़ा मत करना। आप एंट्री करोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, डेटर टू कंसाइनमेंट, सेल्स आपकी इनकम है, डेटर आपका एसेट है, उससे पैसा लेना है। कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा, बोला बाबू मेरे पास पैसा आया ही नहीं है, हम आपको कैसे दें, ठीक है। अगर डेटर से पैसा मिलता है कंसाइनी के पास आता है तो कंसाइनी बोलता है कैश आ गया, कंसाइनर को देना है। कंसाइनर बोलेगा कंसाइनी से पैसा लेना है, कंसाइनी से पैसा लेना है, डेटर खत्म हो गया, कंसाइनी से पैसा लेना है, डेटर खत्म हो गया, और वो बोलेगा कंसाइनर को पैसा देना है। अगर बैड डेट हो जाता है, कंसाइनी बोलेगा सर हम क्या करें, हमने तो सर बेचने का मुद्दा उठाया था, बेच दिया हमने, बैड डेट सर आपका है। अब ये बैड डेट का नुकसान किसका हो गया, कंसाइनर का हो गया, वो लिखेगा बैड डेट टू डेटर, फिर ये बैड डेट लॉस है, कंसाइनमेंट टू बैड डेट, और ये बोलेगा सर हम कुछ नहीं कर सकते, ये नुकसान आपका है क्योंकि गुड्स आपका था तो उसका रिस्क और रिवॉर्ड्स भी किसका है, आपका है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हो तो कंसाइनर डेटर रिकॉर्ड करता है, कंसाइनी को डेटर से कोई मतलब नहीं है। ये तब होता है जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। पहले एक बार चेक करो ये बात में किसी को दिक्कत। एक क्वेश्चन आया भैया अगर एक्स्ट्रा कमीशन ले लिया कैश सेल को क्रेडिट सेल भी तो शो कर सकता है, जरूरी नहीं है क्या कि हम लोग हमेशा डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स पे ही देंगे, हम लोग तो हमेशा जचा के रखेंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स को बढ़ाता है, बट हमेशा वो क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो 2% ऑफ टोटल सेल्स भी हो सकता है। हाँ, अगर क्रेडिट सेल का 2% है तो वो कैश सेल को भी जानबूझ के क्रेडिट सेल दिखाएगा ताकि आप उसको उस पर भी कमीशन दो। तो हम लोग क्या करते हैं 2% क्रेडिट सेल पे ना देके 1% टोटल सेल्स पे दे देंगे। अब तुम कैश दिखाओ क्रेडिट दिखाओ, हमको तुमको वो कमीशन देना है, मेरा वो कॉस्ट बढ़ गया, मेरे को पता है। अदरवाइज कंसाइनी वो काम कर सकता है जो आपने बोला कि कैश की जगह क्रेडिट सेल दिखा दिया, पैसा आया हुआ है, पैसा थोड़े दिन बाद डेबिट कर देगा। ये चोरी चकारी देखो होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये चोरी बेसिक चोरी है। आपने बिल्कुल खूब सोचा कि ये चोरी हो सकती है। अगर मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता हूं तो देखो पोजीशन कैसे चेंज होता है। जब क्रेडिट सेल्स होगा कंसाइनर बोलेगा सेल हुआ है, पैसा लेना है, किससे, डेटर से नहीं, कंसाइनी से। कंसाइनर अब कंसाइनी को रोक दिया है, भाग मत भाई, पैसा लेके आ। तो अब हमको कंसाइनी से पैसा लेना है तो कंसाइनी मेरा डेटर, मैं एंट्री करूंगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मैं अपना इनकम लिख लिया और मेरे को पता है मेरे को कंसाइनी से पैसा लेना है। कंसाइनी क्या लिखेगा, कंसाइनी बोलेगा मेरे को डेटर से पैसा लेना है और कंसाइनर को पैसा देना है। डेटर से पैसा लेना है, कंसाइनर को पैसा देना है। पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो मेरे पॉकेट में नुकसान आ जाएगा। तो जब हमने कमीशन दे दिया अब हम डेटर नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कंसाइनी। तो मैंने देखिए डायग्राम सिखाया, अगर कमीशन नहीं दिया डेल क्रेडिटर तो तुम डेटर से डील करोगे, अगर कमीशन दे दिया तो तुम कंसाइनी से डील करोगे। अगर ये डायग्राम याद है तो एंट्रीज हमेशा याद रहेगा। अगर पैसा आएगा तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये बोलेगा हमको अभी कुछ नहीं लिखना है, तुम हमको पैसा थोड़ी दियो, तुम जब हमको देंगे तब बात करेंगे। वो लिखेगा कैश टू डेटर, इसको कुछ नहीं करना, इसको पता है कि उसके पास आ गया, हमको उससे पैसा लेना है, मैंने ऑलरेडी उसको डेटर बना रखा है। अगर बैड डेट हो गया ये रोएगा बैड डेट टू डेटर, ये बोलेगा हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तुमसे पैसा लेना है ये पता है, अब डेटर पैसा दो या ना दो वो तुम्हारा रिस्क है, वो मेरा रिस्क नहीं है। बैड डेट टू डेटर, अब बैड डेट इसके लिए लॉस है, ये बैड डेट को पता है क्या करेगा, अपनी कमीशन इनकम से एडजस्ट करके जो नेट इनकम आएगा वो पीएल में चला जाएगा। मान लो 10,000 कमीशन मिला, 2,000 बैड डेट हो गया, 8,000 का इनकम वो पीएल में डालेगा, वो अब 10,000 का इनकम पीएल में नहीं डालेगा। वो इसी बिजनेस का इनकम है, इसी बिजनेस का लॉस है, नेट करके नेट इनकम पीएल में डालेगा। भैया क्या कमीशन से ज्यादा बैड डेट हो सकता है? हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको पॉकेट से देना पड़ेगा, वो उसको पॉकेट से देना पड़ेगा। ये कभी मत समझिएगा कि सर छोड़ दीजिए बच्चे की जान लेंगे क्या, ये सब कुछ नहीं। कमीशन दिया है पैसा लेके आओ, क्यों सेल कर रहे हो जो पैसा नहीं दे रहा है?
ये हमारा अकाउंटिंग है क्रेडिट सेल का। अगर हम बैड डेट हम कमीशन देते हैं या कमीशन नहीं देते हैं। क्या किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है? खाली ये डायग्राम याद रखो मेरे बच्चे, ये डायग्राम, अगर ये डायग्राम याद है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे साइंटिफिक तरीका है ये पढ़ने का डेल क्रेडिटर कमीशन की अकाउंटिंग को। अदरवाइज लर्न तो आप कर ही सकते हो, लर्न करने में कुछ नहीं है। नेट नहीं करके डायरेक्ट पीएल में भी कर सकता है, नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके 10 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। अब 10 सोर्स ऑफ इनकम से एक्चुअली इस सोर्स से 10,000 कमाई नहीं हुआ है, 8,000 कमाई हुआ है, तो पीएल में जब दिखाएगा बाई कंसाइनमेंट कमीशन विथ अविनाश तो 8,000 ही दिखाओ, 10,000 मत दिखाओ। नहीं दिखाना चाहिए पीएल में डेबिट साइड, पीएल में नेट करके दिखाना चाहिए। अनिकेत क्लियर हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया? हाँ बाद में देगा, एंड में देगा। नवनीत सर पूछ रहे हैं जब डेट, तब मैं बोलूंगा कि मेरा कंसाइनी, अब डेटर खत्म हो गया, डेटर पैसा दे चुका है तो डेटर खत्म हो गया, अब कंसाइनी से पैसा लेना है। नवनीत सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर इसको कैश मिला है तो ये अभी के अभी क्यों नहीं दे देता? क्योंकि हम लोग रेमिटेंस का जो है वो पीरियड के एंड में काम करते हैं। तो फिर यहां पे आपने कंसाइनी को डेटर क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को पता है डेटर से पैसा आ चुका है, वो मैं उससे हिसाब ले रहा हूं। अब डेटर से पैसा आ गया, डेटर खत्म हो जाएगा, कंसाइनी से पैसा लेना ये तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। मतलब अब हैंड चेंज हो गया, पहले डेटर से लेना था, अब कंसाइनी से लेना है। तो ये क्वेश्चन नवनीत सर ने पूछा ये कैसे हो रहा है, तो मैंने बोला ये ऐसे हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है क्या? प्लीज ये डायग्राम, प्लीज ये डायग्राम यहां रखो, कभी गलती नहीं होगा। डन? अब नवनीत सर का भी क्लास है इसीलिए आई हैव टू रश अ बिट, ठीक है? नहीं मैं एक सेकेंड, अपने कहां तक कर चुके? कमीशन तक कर चुके। एक रिटर्न वाला काम कर लो, फिर जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा, ठीक है? आज इतना ही रखेंगे हम लोग, पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 मैं अलग से करवा दूंगा, कल ही ले लूंगा क्लास। 31 को टेस्ट है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो। मैंने सारा ऑलमोस्ट रिवाइज करा दिया है। अकाउंट करेंट में बच्चों को एक टॉपिक में दिक्कत था, बैकवर्ड मेथड में, वो मैं एग्जाम में नहीं दूंगा, तो प्लीज बी टेंशनलेस कि वो बैकवर्ड का क्या होगा सर, उसका रिवीजन करा दो बिफोर एग्जाम। डोंट टेक टेंशन, मैं इस एग्जाम में नहीं दे रहा हूं, बट अकाउंट करेंट का भी रिवीजन करेंगे तब वो मैं क्लियर कर दूंगा, एक क्वेश्चन पूरा करवा के। यार टेंशन ना ले। अभी आज का ये लास्ट टॉपिक, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम दी कंसाइनी। अगर कंसाइनी कुछ गुड्स कंसाइनर को रिटर्न करता है, अरे वो टॉपिक इन्वेंट्री टेकिंग वाला टॉपिक ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूं, उससे कर ले, हो जाएगा। एक क्लास इन्वेंट्री टेकिंग का भी ओके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लूंगा, 30 तारीख को ले लूंगा, ताकि 31 तारीख को एग्जाम दे देना, डरो मत। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम दी कंसाइनी। कंसाइनी अगर गुड्स कुछ रिटर्न कर देता है कंसाइनर को, हमने कंसाइनी को गुड्स भेजा, मान लो 10,000 यूनिट, वो बोल रहा है 1,000 यूनिट वापस कर देना, अभी बिकेगा नहीं, पड़े पड़े खराब हो जाएगा, आपके वहां बिक रहा है, आप बेच दीजिएगा। या मान लो कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गया तो कंसाइनी बोला सर ये यहाँ बिकेगा नहीं, ये आप वापस ले जाओ। अगर कंसाइनी कुछ गुड्स रिटर्न कर रहा है कंसाइनर को, जब भेजे थे तो एंट्री क्या किए थे? भेजे थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जब वो वापस कर रहा है तो इसी का उल्टा एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। तो जब मैंने भेजा था कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब वो वापस कर दे तो मैं एंट्री रिवर्स कर दूंगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 10,000 यूनिट भेजा, 1,000 वापस कर दिया, बैलेंस 9,000 में परचेज से एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि 1,000 मेरे पास वापस आ चुका है। तो वो जो फाइनल एंट्री होता है परचेज से एडजस्ट करने का, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज, वो 9,000 यूनिट्स का मैं एंट्री मार दूंगा। 10,000 भेजा, 1,000 वो वापस कर दिया, 9,000 में परचेज से फाइनली एडजस्ट कर दूंगा। तो अगर कुछ गुड्स रिटर्न कर दे तो जो गुड्स भेजने के टाइम एंट्री किया था उसी को हम लोगों को क्या करना है? रिवर्स कर देना है, बस उसी को रिवर्स करने का काम करना है। सर अगर इनवॉइस वैल्यू हुआ तो, अगर ये इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड किए तो ये भी इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, इसका लोडिंग एलिमिनेट किए तो उसका लोडिंग भी ऑपोजिट साइड एलिमिनेट हो जाएगा, तो खाली ऑपोजिट साइड लोडिंग एलिमिनेट होगा और कुछ नहीं होगा। डन है बात? एक क्लास इन्वेंट्री टेकिंग का जरूर लेंगे भैया। कितने मार्क्स का टेस्ट है? 100 मार्क का टेस्ट है, 100। डन? आज का रिवीजन यहीं पे रोक रहा हूं। जो क्वेश्चन वाला पार्ट है और लास्ट वाला पार्ट है मैं वो कल टेकअप करूंगा आपके साथ वापस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बाय।